देखो, अब जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है डिस्टिंक्शन बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड। इसको कराने से पहले यहाँ पे मैंने एक डायग्राम दी हुई है, इस डायग्राम को समझो, ये डायग्राम क्या कहती है। तो अगर आप इस डायग्राम को देखें ध्यान से, तो यहाँ पे टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ क्वार्ट्ज, ग्लास एंड क्वार्ट्ज, क्या लिखा हुआ है, क्वार्ट्ज। तो जो हमारा एक्चुअल में जो क्वार्ट्ज है, ये होता है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड, और क्वार्ट्ज ग्लास बोल दिया, यानी क्वार्ट्ज का उसमें मटेरियल यूज है बट वो ग्लास फॉर्म में है। ग्लास फॉर्म मतलब एमोर्फस। तो यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, बेसिकली मैं आपको शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज का मतलब बताना चाहूँ। देखो यहाँ पे लॉन्ग रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, मैं इसका मतलब बता रहा हूँ। आप इस क्रिस्टल को देखो ध्यान से, इस क्रिस्टल को और इस क्रिस्टल को कंपेयर करो, दोनों क्रिस्टल्स को कंपेयर करो। आप ये पाओगे कि यहाँ पे अरेंजमेंट एकदम परफेक्ट आ रही है, यानी लेंथ बढ़ रही है, लेंथ बढ़ने के साथ ये अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट एकदम परफेक्ट आ रही है। तो इसे कहते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब है वो क्रिस्टल जिसकी हम लेंथ बढ़ाएं और लेंथ बढ़ने के साथ अरेंजमेंट पे कोई फर्क ना पड़े, मतलब अरेंजमेंट जैसी चाहिए वैसी आए, कोई फर्क ना पड़े, उसे कहते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अब इसको देखो ध्यान से, ये यहाँ पे अलग, थोड़ा सा आगे गए तो थोड़ी सी शेप अलग, और थोड़ा आगे गए तो कुछ और अलग, कुछ और बन गया, कुछ और बन गया। मतलब जो अमॉर्फस सॉलिड हैं ये होते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। मतलब अगर आप इनकी लेंथ बढ़ाओगे तो लेंथ बढ़ने के साथ अमॉर्फस में क्या होता है, अरेंजमेंट जो है एकदम परफेक्ट नहीं आती, इसीलिए वो रिजिडिटी ओबे नहीं कर पाते, क्योंकि अरेंजमेंट परफेक्ट नहीं आती, ऑब्जर्वेशन है। तो इस तरह के क्रिस्टल को हम कहते हैं अमॉर्फस। तो आपने देखा होगा जितनी भी बिल्डिंग्स बनती है ना, उसमें शीशे के ना छोटे छोटे पैच लगे होते हैं, ऐसे छोटे छोटे पैच को लगा के बड़ा बड़ा बनाते हैं, ऐसे ऐसे बना के जोड़ देते हैं, पैच लगाते हैं। तो ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। आपने कहीं देखा बिल्कुल बिल्डिंग में सीधा बड़ा ही शीशा लगा दें, कभी नहीं, क्योंकि इसके टूटने के चांस ज्यादा हैं, क्योंकि इसके जो क्रिस्टलाइन है वो इस तरह से लॉन्ग रेंज ऑर्डर को सपोर्ट नहीं करते। बट कहीं पे अगर हमने मेटल की पट्टी लगानी है, तो मेटल होता है हमारा एक्चुअल सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो मेटल की पट्टी की पूरी सीधी शीट लगाते हैं, उसको इस तरह से ब्रेक नहीं लगाते, पेन्स अलग अलग नहीं लगाते। तो जहां पे लॉन्ग रेंज ऑर्डर एकदम परफेक्ट बनेगा, मतलब क्रिस्टल की लेंथ बढ़ाने के साथ अरेंजमेंट भी वैसे ही मिले, तो परफेक्ट मिले, उसे कहते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। और अगर ऑर्डर परफेक्ट ना मिले तो उसे शॉर्ट रेंज और एमोर्फस में होता है ऐसा। ये किस में होता है, एमोर्फस में। अब मैं पॉइंट समझाता हूँ, समझो जरा ध्यान से, और इसे आप नोट कर लेना। तो डिस्टिंक्शन बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड प्रॉपर्टी। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है इनका डेफिनेट शेप होती है, ज्योमेट्री होती है, इनकी नहीं होती ग्लास की, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट में ये मेल्ट होते हैं एट कैरेक्टरिस्टिक शार्प, मतलब एक फिक्स टाइम पे मेल्ट हो जाएंगे, फिक्स टेम्परेचर पे, ये धीरे धीरे होते हैं। क्लीवेज प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करते हो, जैसे आपने कोई मेटल कट की किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, या क्रिस्टलाइन सॉलिड कोई भी ले लिया, मान लो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, आपने इसको कट किया, तो कट करने के बाद जो इसका सरफेस है ना कट वाला, ये स्मूथ होगा। स्मूथ मतलब बिल्कुल प्लेन होगा। अगर आप उस पर अपना हाथ फेरोगे तो आपका हाथ नहीं कटेगा। बट अगर यही ग्लास हो, मान लो ग्लास को आपने कटर से कट किया, तो कट करने के बाद ना उसकी सरफेस ऐसे इरेगुलर हो जाती है, जैसे शीशा टूटने के बाद अपना हाथ फेरो ऊपर कट जाएगा। तो जो अमॉर्फस सॉलिड होता है उसमें इरेगुलरिटीज होती हैं, ये प्लेन होता है कट करने के बाद। हीट ऑफ फ्यूजन मेल्टिंग से इसका फिक्स होगा, इसका धीरे धीरे फ्यूजन डोंट हैव डेफिनेट। एनआइसोट्रॉपी, जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनमें एनआइसोट्रॉपी मिलती है, यानी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग अरेंजमेंट आयंस की दिखती है। एनआइसोट्रॉपी सेम अरेंजमेंट दिखेगी आपको अलग डायरेक्शन में। नेचर ऑफ सॉलिड, ये ट्रू सॉलिड है, और अमॉर्फस सॉलिड आपके स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। और जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर पॉसिबल है, और यहाँ पे लॉन्ग रेंज ऑर्डर पॉसिबल नहीं है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इसे आप नोट कर लीजिए, नोट करके डन बोलिए। अब हम जैसे ही आगे चलते हैं तो हमें कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं इन टॉपिक से रिलेटेड। अब ये क्वेश्चंस क्या हैं जरा समझिए ध्यान से, व्हाट आर दीज क्वेश्चन सेज। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं यहाँ से एक बार पढ़ देता हूँ, फिर मैं क्वेश्चंस अपने हिसाब से आपको करवाता हूँ, तो आपने कॉपी में बेटा जरूर लिखने हैं जो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, अगर आप इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं, जो पैराग्राफ आपको नजर आ रहा है, ये कह रहा है सम ग्लास ग्लास ऑब्जेक्ट्स from
ancient civilization are found to become milky in appearance because of some crystallization, like liquids amorphous solid have tendency to flow. ये ध्यान रखो, कह रहा है कि जो amorphous solid है ना, ये flow कर जाते हैं through very slowly, therefore sometimes there are called pseudo solid or super cooled liquid, मतलब नकली solid है. Glass pans fixed to window or door of old buildings are invariably found to be slightly thicker at the bottom and then at the top. This is because glass flow down very slowly and make the bottom portion slightly thicker. अब मैं इसका मतलब समझाता हूँ क्या है, समझो जरा. इस पे पहला क्वेश्चन जो हम बना सकते हैं वो ये बना सकते हैं कि जो हमारी ओल्ड बिल्डिंग्स होती हैं, वाई दे टर्न मिल्की. जो हमारी ओल्ड सिविलाइजेशन की बिल्डिंग है उसमें जो ग्लास लगे होते हैं, विंडो के शीशे, वो मिल्की क्यों हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो. ओल्ड बिल्डिंग के जो विंडो ग्लासेस हैं, विंडो ग्लासेस टर्न मिल्की. वाई टर्न मिल्की? वाई. तो मैंने यहाँ प्रॉपर क्वेश्चन नहीं बनाया, मैंने हिंदी में बोला और इंग्लिश में शॉर्ट में लिख दिया. अब इसका आंसर सुनो क्या होता है, जरा ध्यान से समझना आंसर क्या होता है. जो हमारी ओल्ड बिल्डिंग है, मान लो ये ओल्ड बिल्डिंग का शीशा है, ओल्ड बिल्डिंग का ग्लास है, ओल्ड बिल्डिंग का ग्लास है. तो ओल्ड बिल्डिंग मान लो 100 साल पुरानी है, 150 साल पुरानी है, तो उसने 100 साल हीट और कोल्ड को बियर किया है. तो हीट और कोल्ड को बियर करने से क्या होता है, ग्लास का कुछ हिस्सा क्रिस्टलाइन हो जाता है, मतलब एक्चुअल सॉलिड बन जाता है, क्रिस्टलाइन. अब क्रिस्टलाइन होने के कारण लाइट आर पार नहीं जाएगी और मिल्की बन जाएगी. और क्या बन जाएगी? मिल्की. तो आंसर लिख लो कॉपी में. बिकॉज ओल्ड बिल्डिंग्स ओवर मैनी ईयर्स अंडर द एक्शन ऑफ हीट और कोल्ड, मतलब सर्दी गर्मी उसने झेली है, some part of the glass become crystalline and turn milky. लिख लो, जल्दी लिखो. फिर इसका एक अगला क्वेश्चन करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ बेटा बोलो. अरे मिल्की कैसे बन गया सर हाँ, अगर लाइट अंदर नहीं गई? फिर मेरी नहीं, आप मेरी बात समझे नहीं ध्यान से. देखो, ये है ग्लास, बहुत पुराना ग्लास है. तो इस ग्लास यस ने, ओल्ड बिल्डिंग ने हीट और लाइट झेली होगी, मतलब हीटिंग यस इफेक्ट और चिल्डिंग इफेक्ट झेला होगा. उस कारण क्या होता है, अंडर द एक्शन ऑफ हीट और कोल्ड कुछ पार्टिकल्स जो है ना, रिजिडिटी ओबे कर लेते हैं. क्या कर लेते हैं? रिजिडिटी करने से यस. लाइट आर पार नहीं होएगी, तो आर पार नहीं आएगी तो वो हिस्सा मिल्की हो जाता है, दिखने में मिल्की सा दिखता है. तो ये लॉजिक है. ठीक है बेटा, बताओ क्या ठीक बताया है मैंने, बताओ क्या बताया. सर. जो ओल्ड ग्लास होता है सर, वो काफी टाइम से हीट और कोल्ड सह रहा होता है, तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो रिजिड बन जाते हैं, जिससे वो क्रिस्टलाइन, मिल्की उसको बन हम जाते बोलेंगे क्रिस्टलाइन बन जाते हैं, टेक्निकल वर्ड नहीं हैं, तो नंबर नहीं क्रिस्टलाइन बन मिलेंगे, जाते हैं. इसलिए मिल्की हो जाते हैं. ओके. तो पेपर में अगर क्वेश्चन आए तो ऐसा लिखो, बिकॉज ओवर मैनी ईयर्स these glasses turn under the particles of the glass undergo crystallization, मतलब they change into crystalline solid. इसमें चेंज हो जाते हैं crystalline solid, hence they turn milky. अब एक और क्वेश्चन आता है. जो हमारी ओल्ड बिल्डिंग होती है, ओल्ड बिल्डिंग, इनके जो विंडो ग्लास होते हैं नीचे से हो जाते हैं थिक. ये आपके मान लो विंडो ग्लास है, तो विंडो ग्लास नीचे से हो जाएगा थिक और ऊपर से हो जाता है थिन. अब ये क्वेश्चन है यहाँ पे वाई. तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि विंडो ग्लासेस ऑफ ओल्ड बिल्डिंग दे आर थिक एट द बॉटम एंड थिन एट द टॉप. वाई? तो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. देखो क्या आंसर है. हम ये बोलेंगे कि जो हमारा विंडो ग्लास है ये ट्रू स्यूडो सॉलिड है. कौन सा सॉलिड है? स्यूडो सॉलिड. और इसे हम कहते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड. सुपर कूल्ड लिक्विड. अब लिक्विड की क्या प्रॉपर्टी होती है? उसकी प्रॉपर्टी होती है कि धीरे धीरे नीचे को बहना. तो ग्लास ऊपर को है, तो अंडर द एक्शन ऑफ वेट इसके जो पार्टिकल्स है ना, धीरे धीरे नीचे को, बहुत साल लगेंगे, 100 साल, 150 साल, 60 साल ऐसा लगेंगे, धीरे धीरे नीचे बैठ जाएंगे और नीचे का पार्ट हो जाएगा थिक और ऊपर का पार्ट हो जाएगा थिन. तो आंसर क्या बना, देखो यहाँ पे आंसर लिखा भी हुआ है. The glass pans fixed to window or door of old buildings are invariably found to slightly thicker at the bottom than at the top. This is because the glass flow down very slowly. क्योंकि वो सुपर कूल्ड लिक्विड है, यानी लिक्विड को सॉलिड बनाया हुआ है अंडर सर्टेन कंडीशंस.
तो हीट और उसके एक्शन से धीरे धीरे ये पार्टिकल्स नीचे को फ्लो कर जाएंगे और फ्लो करने से नीचे का हिस्सा हो जाएगा थिक और ऊपर का हिस्सा हो जाएगा थिन। नोट कर लो, नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये 3 लाइनें लिख लो आंसर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो ओल्ड बिल्डिंग है, इनका जो ग्लास है नीचे से मोटा क्यों होता है? बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ ओल्ड बिल्डिंग, जो ग्लास के पार्टिकल्स हैं, दे फ्लो अंडर देयर ओन वेट अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, और दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो वेरी स्लोली। जो यहाँ पे 2-3 लाइनें हैं ये आप लिख सकते हैं, दैट इज योर आंसर। इसे लिख लीजिए, लिख के डन बोलिए, देन विल गो अहेड। ऑलरेडी पढ़ लिया है तो इसमें हमें कोई दिक्कत है नहीं। अब आगे चलते हैं। Amorphous solids are useful material, glass, rubber and plastic find many applications in our daily life. Amorphous silicon is one of the best photovoltaic material available for conversion of sunlight into electricity. तो जो वो हम फोटोवोल्टेइक सेल जैसे सोलर सेल वगैरह यूज करते हैं, उसमें जो सिलिकॉन है वो इस तरह से अमोर्फस सॉलिड में आता है और उसका यूज बता रखा है। अब ये क्वेश्चन है, व्हाई इज अ ग्लास कंसीडर्ड एज सुपर कूल लिक्विड? तो लिखो इसका आंसर, बताओ आप में से कोई बताना चाहेगा? व्हाई ग्लास कंसीडर्ड एज सुपर कूल लिक्विड? आंसर लिखो, बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ ग्लास कैन फ्लो लाइक लिक्विड। आंसर लिखो, लिखो, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बिकॉज like liquids, particles of glass, like liquid particles of glass can flow under the action of gravity, under the action of मतलब नीचे की तरफ, under the action of gravity, under the action of gravity, hence they are called super cool liquid, hence। सर हाँ बेटा बोलो, they सर are और कोई एग्जांपल बताना सर, called, ग्लास ये सुपर कोल्ड लिक्विड का। बस यही है बेटा और कोई नहीं है, ग्लास, ग्लास ही है इसकी सिर्फ मेन ग्लास एग्जांपल। या एक सुपर कोल्ड? नहीं, रबड़ भी है, बट रबड़ का कोई ऐसा एज सच यूज होता नहीं है, क्योंकि ग्लास को हम विंडो में ऐसे ही रखते हैं ना सीधा सीधा, तो सीधा सीधा यस रखने से ये यहाँ पे ज्यादा इस तरह की ऑब्जर्वेशन आती है, तो इसलिए ग्लास की एग्जांपल है। रबड़ है, प्लास्टिक है, वो भी है, तो हम इस तरह से उनको रखते नहीं है। प्लास्टिक और इनकी लाइफ ज्यादा चलती भी नहीं है, तो टाइम टू टाइम चेंज आते हैं। ग्लास एक ऐसा जो लाइफ ओके। काफी टाइम तक यूज होता है, तो इसकी सबसे मेन एग्जांपल ग्लास ही है, बाकी जगह पे ये उतना यूज नहीं होता। तो नोट ठीक कर है लिया सर। बेटा आप लोगों ने? यस सर। चलो आगे चलते हैं, साथ साथ आप लोग नोट करते रहना, आसान चैप्टर है। अब देखो ये वाला टॉपिक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में ये बताया हुआ है आपको कि जो आपका सॉलिड है उसकी टाइप क्या है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं, उनका कैसा बिहेवियर होगा, क्या क्या चीजें हैं। तो इनको मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा, आप इसे नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो हमारी क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसकी टाइप। तो जो हमारा एक्चुअल सॉलिड है वो 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, नोट भी करते रहो, मेटालिक सॉलिड एंड कोवलेंट सॉलिड। जो हमारे मॉलिक्यूलर सॉलिड हैं वो मॉलिक्यूल से बने होते हैं। जो हमारे आयनिक सॉलिड हैं वो आयन से बने होते हैं। जो हमारे मेटालिक सॉलिड है वो मेटल्स हैं बेसिकली। और मेटल देखो होता क्या है, जैसे मान लो आपका कॉपर मेटल है, तो कॉपर मेटल में क्या होगा? कॉपर 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 कॉपर, ऐसे ही होगा ना। कॉपर मेटल है तो बहुत सारे कॉपर होंगे। अब क्या मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह। तो जब इलेक्ट्रॉन इस कॉपर, इस लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन अगर बाहर जाएगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन आगे चला गया। इसका इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन गया तो पीछे पॉजिटिव रह गया ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इक्वल तो न्यूट्रल। बट इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से निकल गया तो पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन आगे चला गया, ये पॉजिटिव आ जाएगा इस तरह से। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट है बेसिकली, इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज। तो मेटल से रिलेटेड जब क्वेश्चन आता है ना कि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बताओ, तो कहते हैं पॉजिटिव आयंस। तो देखो मैंने दिखाया पॉजिटिव आयन कैसे बनेंगे। इन द सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं पॉजिटिव आयन के बीच में, क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैसे बनता है? बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पूरी मेटल जो है उसमें होता क्या है? इलेक्ट्रॉन मूव करता है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, फिर इलेक्ट्रॉन आगे जाता है, फिर वहां से आगे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस को ना कर्नल्स भी लिखा हुआ है एक्स्ट्रा बुक में।
इन द सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। फिर है हमारा कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड। जो हमारे कोवलेंट सॉलिड हैं उनको हम नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं और इनके कंपोनेंट्स हैं हमारे एटम्स। अब देखो जो हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड है ये इसके अंदर फर्दर टाइप है। जो हमारे मॉलिक्यूल है वो पोलर नॉन पोलर हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकता है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल जैसे आपके हाइड्रोजन, हीलियम, नोबल गैसेस, पोलर में HCl, SO2 और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आपका वाटर आ गया। तो एग्जाम्पल है कौन कौन से उनके इंट्रैक्शंस है। तो ये तो हो गए हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? तो नॉन पोलर में डिस्पर्जन फोर्स होती है जो आपने +1 में पढ़ी है। पोलर में डायपोल डायपोल होती है, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये एग्जाम्पल है। सॉफ्ट होते हैं, इंसुलेटर होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करते, फिक्स होते हैं। फिर ये इससे रिलेटेड है मेल्टिंग पॉइंट लो लो लो। अब आ जाओ आयनिक सॉलिड। तो आयनिक सॉलिड में जैसे NaCl है तो आयन से बनता है। तो इसके अंदर जो फोर्स होती है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में, तो चार्जेस के बीच की फोर्स को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और अपना कोलम्बिक फोर्स। एग्जाम्पल आप देख ही रहे हो आयनिक सॉलिड, दे आर हार्ड एंड ब्रिटल, दे आर इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट एंड गुड कंडक्टर इन मोल्टन और एक्वस स्टेट, मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है लिख सकते हो साथ में अपनी कॉपी में कि जो आपके आयनिक सॉलिड है, आयनिक सॉलिड दे डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। जो आयनिक सॉलिड है, ये आयनिक सॉलिड है, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि सॉलिड स्टेट में आयंस आर नॉट फ्री टू मूव, नॉट फ्री टू मूव, आयंस आर नॉट फ्री टू मूव because in solid state ions are not फ्री टू मूव। तो अगर आयंस मूव ही नहीं करेंगे तो दे आर नॉट गुड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट। बट आप इसी सॉलिड को पानी में डालो, जैसे ही पानी में डालोगे, ये ए क्वेश्चन हो गया, ये बी क्वेश्चन हो गया, मोल्टन फॉर्म में आ जाएगा या एक्वस फॉर्म में आ जाएगा, तो इसके आयंस फ्री हो जाएंगे। तो आयंस फ्री हो गए यानी मूव कर सकते हैं, मूव कर सकते तो दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इन मोल्टन और एक्वस फॉर्म आयंस आर फ्री टू मूव। अब आयंस जो हैं दे आर फ्री टू मूव। बेटा ये क्वेश्चन की फॉर्म में लिख लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आयनिक सॉलिड है वो सॉलिड फॉर्म में करंट पास नहीं करता। क्यों? क्योंकि सॉलिड फॉर्म में चीजें फिक्स होती है, मूव नहीं कर सकते आयंस। इलेक्ट्रॉन ना लिख देना, आयंस। बट एक्वस फॉर्म में क्या होता है? दे आर फ्री टू मूव। तो फ्री टू मूव आयंस बन गए, दे आर फ्री टू मूव। तो फ्री टू मूव मींस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब मेटालिक सॉलिड्स तो आपको पता है, मेटालिक बॉन्डिंग, मेटल की बॉन्डिंग को मेटालिक बॉन्डिंग कहते हैं। एग्जांपल हार्ड, मैलेबल, डक्टाइल, गुड कंडक्टर इन मोल्टन एज वेल एज आपका सॉलिड स्टेट, फेयरली हाई, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। अब कोवलेंट सॉलिड का देख लो ध्यान से, क्या है कोवलेंट सॉलिड? कोवलेंट सॉलिड का कंपोनेंट है एटम और बॉन्डिंग होती है कोवलेंट बॉन्ड ऑब्वियसली। एग्जाम्पल में ज्यादातर कार्बन वाली एग्जाम्पल है या उनकी एग्जाम्पल है जो टेट्रावेलेंसी या कैटिनेशन टाइप कुछ शो कर सकते हैं, जैसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड, क्वार्ट्ज, सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बन, डायमंड, AlN, एल्यूमिनियम नाइट्राइड करके। फिर कार्बन ग्रेफाइट। तो यहाँ पे आप देखो मोस्टली एग्जाम्पल कार्बन के अराउंड घूमेगी या उनके अराउंड घूमेगी जो शेयरिंग करके बॉन्ड बना सकते हैं यहाँ पे। तो और या कैटिनेशन जैसी अपनी प्रॉपर्टी शो करें। हार्ड होते हैं और कार्बन आपका ये जो ग्रेफाइट है ये सॉफ्ट है, बाकी चीजें इसकी हार्ड है। इंसुलेटर है, ग्रेफाइट आपका कंडक्टर है, ये एक्सेप्शन है। अदरवाइज कोवलेंट सॉलिड इंसुलेटर होते हैं और मेल्टिंग पॉइंट बहुत बहुत हाई होता है। तो ये आपको आपकी बुक में भी मिल जाएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। जो आपका पेपर आएगा यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस बहुत होते हैं, कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चन बहुत बन जाते हैं एग्जाम्पल से और इससे रिलेटेड। ये जैसे मैंने एक बताया, तो अभी मैं आपका इसका एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देता हूँ। देखो, सॉलिड ए इज वेरी हार्ड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन सॉलिड एज वेल एज मोल्टन स्टेट। तो हमने एक ही जगह पढ़ा जो सॉलिड और मोल्टन दोनों में इंसुलेटर है, तो वो था हमारा कोवलेंट सॉलिड। एंड मेल्ट एक्सट्रीमली एट हाई टेम्परेचर, व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड इज दिस? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अगला है आयनिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। अभी मैंने इसका आंसर बताया पीछे, अभी बताया ना मैंने पीछे आंसर यहाँ पे। तो सेम आंसर यू कैन राइट देयर।
और ये कोवलेंट सॉलिड की प्रॉपर्टी देख लो, हार्ड, इंसुलेटर, वेरी हाई, तो हर कंडीशन में इंसुलेटर है। अब इसका अगला क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड्स आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, मैलेबल एंड डक्टाइल। तो देखो डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी मेटालिक सॉलिड्स की है, तो इसका आंसर आपका आ जाता है मेटालिक सॉलिड्स। सो ये कुछ चीजें थी जो हमने इस लेक्चर में कवर करनी थी। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आप इसे नोट कर लीजिए।